नमस्कार। आज मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का सार या सारांश या केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक लंबी कविता है। लंबी कविता होने के कारण मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 2 वीडियो में मैं 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक तथा पार्ट 3 वीडियो में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता की 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। आइए, यह एक लंबी कविता है, इसीलिए मैं सबसे पहले एक स्टैंजा को ध्यान से पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा अब मैं पढ़ता हूं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। आइए अब मैं शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जा सके यानी बेजोड़। प्रताप यानी तेज या प्रभुत्व या पौरुष। साक्षी यानी गवाह। प्रत्यक्ष यानी सामने या समक्ष। दिवाकर यानी सूर्य। निर्मल यानी स्वच्छ। कीर्ति यानी यश। निशाकर यानी चंद्रमा। वैभव यानी ऐश्वर्य। तारागण यानी तारों का समूह। अगणित यानी जिसे गिना न जा सके। विजय घोष यानी विजय या जीत की घोषणा। रणगर्जन यानी युद्ध की ध्वनि। शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।
ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से ली गई है। स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता स्वप्न नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। इस पाठ के रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी पूर्व छायावादी युग के यानी द्विवेदी युग के एक लोकप्रिय तथा प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। प्रसंग: प्रस्तुत कविता में श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपने पूर्वजों का गौरव गान करते हुए तथा उनके स्वदेश प्रेम को व्यक्त करते हुए स्वाभिमान से जीवन जीने का आग्रह किया है तथा उन्होंने देशवासियों को भी उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश यानी भारतवर्ष के प्रति प्रेम भाव बनाए रखने की प्रेरणा दी है। इस कविता में त्रिपाठी जी ने उन पूर्वजों का यशोगान किया है जो भारतवर्ष के निवासी तथा उच्च चरित्र वाले हैं तथा जिनके शौर्य और पराक्रम का साक्षी आज भी हमारे बीच मौजूद है। स्वदेश प्रेम आप जानते ही हैं कि यह एक बहुत ही लंबी कविता है, इसीलिए मैं केवल दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, इसके बाद मैं उसकी व्याख्या शुरू करता हूं। शब्दार्थ तो मैंने बहुत पहले ही आपको बतला दिया है, इसीलिए ध्यान देकर सुनिएगा। दो पंक्तियां पढ़ता हूं। व्याख्या: अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। रामनरेश त्रिपाठी जी एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त कवि हैं। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक हमारे देश के पूर्वजों की गौरव गाथा को बतलाने का प्रयास किया है, जो बड़ा ही अद्भुत एवं अतुलनीय है। पूर्वजों की गौरव गाथा का साक्षी स्वयं सूर्य, चंद्रमा, हिमालय पर्वत, समुद्र एवं नदियां हैं। कवि चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों की गौरव गाथा का स्मरण करे। हमारे देश के यशस्वी पूर्वजों की गौरव गाथा को याद करते हुए कवि कहते हैं कि हे भारतवासियों, याद रखो हमारे पूर्वज बड़े ही वीर थे, हमारे पूर्वज बड़े ही महान थे। वे बड़े ही वीर, बहादुर, साहसी, देशभक्त, प्रतापी तथा एक पराक्रमी योद्धा थे। पूर्वजों की गौरव गाथा को सुनाने के लिए प्रकृति आज साक्षी के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, अर्थात पूर्वजों की अद्वितीय प्रताप यानी जिनके प्रताप की तुलना न की जा सके गौरव गाथा का साक्षी या प्रत्यक्ष गवाह स्वयं सूर्य है। अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, यानी पूर्वजों की स्वच्छ कीर्ति यानी यश को यह चंद्रमा भी घूम घूम कर देख चुका है, यानी चंद्रमा रोज परिक्रमा करके उनका निर्मल यश देख चुका है। अगली दो पंक्तियां देखिए। देख चुके हैं
जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। यानी कभी आगे कहते हैं कि पूर्वजों की महानता एवं ऐश्वर्य को आकाश के अनगिनत तारों के समूहों ने भी अनेक बार देख चुका है। अर्थात पूर्वजों की धन दौलत, महानता एवं ऐश्वर्य को भी आकाश में टिमटिमाने वाले अनगिनत तारों ने भी कई बार देखा है। अगली दो पंक्तियां देखिए। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। यानी यही नहीं, यह विशाल आकाश भी उन प्रतापी तथा पराक्रमी पूर्वजों की युद्ध की गर्जना और युद्ध में विजय की घोषणाओं को भी कई बार सुन चुका है। उन्होंने अनेक युद्ध किए तथा विजय भी हुई। आज भी हमारे पूर्वजों के विजय गीत चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे पूर्वज बड़े ही महान थे। वे बड़े ही वीर, साहसी, बहादुर, देशभक्त तथा एक पराक्रमी योद्धा थे। यही नहीं, हमारे पूर्वजों का चरित्र, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत तथा अभूतपूर्व था, जिसके साथ किसी की तुलना कभी की ही नहीं जा सकती थी। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कभी असुविधा हो तो एक बार पुनः इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस, शुद्ध, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यही नहीं, कविता में वीर रस का सुंदर चित्रण दिखलाई पड़ता है। यहां मातृक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार न, क, ज आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार तथा घूम घूम कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखलाई पड़ता है। दूसरा स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। आइए सबसे पहले शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ शोभित यानी सजा हुआ, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, मुकुट यानी ताज, दिव्य यानी अलौकिक या अनुपम या अति सुंदर, सकल यानी संपूर्ण, महिमा यानी बड़ाई, अविरल यानी लगातार, विमान दल यानी विमानों का समूह, वक्ष स्थल यानी छाती यानी शरीर का मध्य भाग, केवल मध्य भाग याद रखिएगा, हिमगिरिवर यानी हिमालय। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है, प्रसंग थोड़ा सा अलग है। प्रसंग प्रस्तुत कविता में श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने
अपने पूर्वजों का गौरव गान करते हुए तथा उनके स्वदेश प्रेम को व्यक्त करते हुए स्वाभिमान से जीवन जीने का आग्रह किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पूर्वजों की गौरव गाथा को याद करते हुए कहता है कि या कहते हैं कि पूर्वजों का पराक्रम एवं यश का प्रत्यक्षदर्शी श्रेष्ठ एवं सत्य स्वरूप हिमालय पर्वत आज भी हमें गवाही दे रहा है। हमारा देश इसी हिमालय पर्वत से अनादिकाल से ही एक मुकुट के रूप में उत्तर दिशा में शोभायमान है। आप जानते ही हैं यह एक लंबी कविता है, इसीलिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। यानी कवि के अनुसार हम भारतीयों का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। यह एक महान देश है। इस देश के उत्तर दिशा में अर्थात मस्तक पर हिमालय पर्वत अनादिकाल से एक मुकुट के रूप में सुशोभित है। यह केवल भारतवर्ष के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि हमारे देश की रक्षा भी करता है। यह हमारे देश में बिल्कुल एक प्रहरी की भांति खड़ा है और हमारी रक्षा करता है। हमारा देश इसी हिमालय पर्वत से अनादिकाल से एक मुकुट के रूप में शोभायमान है। यानी हमारे देश के महान और प्रतापी पूर्वजों का यह जो पवित्र देश भारतवर्ष है, उसका दिव्य मस्तक यानी सबसे ऊंचा मुकुट हिमालय पर्वत मुकुट के रूप में सुशोभित है। अगली दो पंक्तियां देखिए जिसे मैं पढ़ता हूं। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। यानी हमारे पूर्वज बड़े ही महान थे। वे बड़े ही ज्ञानी, गुणी, बुद्धिमान, वीर, बहादुर, दयालु, साहसी, देशभक्त, परोपकारी, प्रतापी तथा एक पराक्रमी योद्धा थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिली थी। इसीलिए उनके विजय के गीतों से आज भी सारी दिशाएं गूंज रही है। अर्थात उनकी विजय की कहानियां आज भी गूंज रही है। यानी उनकी विजय की गाथाएं आज भी अमर है। उनकी महिमा का हिमालय पर्वत साक्षी के रूप में एक प्रकार से मौजूद है। यानी हमारे पराक्रमी पूर्वजों के विजय के गीत आज भी चारों दिशाओं में गूंज रहे हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। यानी हमारे पूर्वज बड़े ही यशस्वी थे, जिनके गौरव का साक्षी यह सत्य स्वरूप हिमालय पर्वत आज भी हमारे बीच मौजूद है। अर्थात सफेद बर्फ से ढका होने के कारण हिमालय सत्य का प्रतीक है। यानी हमारे पूर्वजों की महिमा का लगातार गुणगान हिमालय पर्वत करता है। पूर्वजों का गौरव का सच्चा साक्षी यह सत्य स्वरूप हिमालय पर्वत आज भी हमारे बीच मौजूद है। अगली दो पंक्तियां देखिए। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। यानी कवि का मानना है कि हमारा देश प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ही आगे रहा था। इसी धरती पर
बहुत पहले ही अन्य देशों के विमान दल उतरा करते थे, अर्थात इस विशाल भूमि की चौड़ी छाती पर वायुयानों के अनेक समूह उतरा करते थे। यहाँ प्राचीन काल से ही विमान दल उतरने का अर्थ यहाँ रामायण से है। रामायण में जिस पुष्पक विमान का वर्णन हमें मिलता है, यह वही विमान है। यह पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था, फिर लंका के राजा रावण के पास पहुंचा, जिस पर बैठकर सीता का हरण उसने किया था, और अंत में यह विमान रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम को मिला। अतः भारतवर्ष की गौरव गाथा पूरे विश्व में फैली हुई थी। इसी भारतवर्ष की कीर्ति को सुनकर दूर दूर से लोग यहाँ आया करते थे। आशा करता हूँ उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जरूरत पड़ने पर एक बार पुनः इन पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आशा है अर्थ आप समझ जाएंगे। आइए अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष यानी उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मात्रिक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार ज, स, व आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीसरा स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। तीसरा स्टैंजा, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित, भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है, अब भी निशिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ अगणित यानी अनगिनत, अर्णवपोत यानी समुद्री जहाज, प्रमुदित यानी प्रसन्न होकर, भूमंडल यानी पृथ्वी, सकल यानी सारा या संपूर्ण, यश धारा सी यानी प्रसिद्धि की धारा जैसी, निशिवासर यानी रात दिन, चरण चिन्ह यानी पैरों के निशान, तट यानी किनारा। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है, प्रसंग थोड़ा सा अंतर है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपने पूर्वजों का गौरव गान करते हुए तथा उनके स्वदेश प्रेम को व्यक्त करते हुए स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का आग्रह किया है। कवि कहता है कि हमारे पूर्वज बड़े ही चरित्रवान, देशभक्त, परोपकारी तथा पराक्रमी योद्धा थे। इसीलिए प्राकृतिक वस्तुएं भी उनके अनुकूल रहकर अर्थात हर प्रकार से सहयोग करती थीं। आइए अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, यानी कवि के अनुसार
हम भारतवासियों का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। हम प्राचीन काल से ही बड़े ही प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। कवि कहते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज व्यापार भी किया करते थे। व्यापार के क्षेत्र में भी वे काफी उन्नत थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, यानी हमारे पूर्वजों का व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। हमारा यह व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था। समुद्र स्वयं उनकी सेवा किया करता था। अगली दो पंक्तियां देखिए। पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, यानी समुद्र स्वयं भारत के असंख्य समुद्री जहाजों को अपनी छाती पर उठाकर बड़े हर्ष के साथ भूमंडल के सभी तटों पर यानी किनारों पर यानी देश विदेशों में पहुंचाया करता था। अर्थात हमारे पूर्वज दूर देशों तक व्यापार किया करते थे, यानी हमारे पूर्वज समुद्री जहाजों की सहायता से विश्व के समस्त तटों में व्यापार करने जाया करते थे। अगली दो पंक्तियां देखिए। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, यानी कवि यह कहते हैं कि हमारे देश में बहने वाली नदियों की कलकल धारा को देखकर ऐसा लगता है मानो ये नदियां रात दिन कलकल की ध्वनि करते हुए हमारे पूर्वजों का यश गा रही हो। सचमुच हमारे पूर्वज बड़े ही यशस्वी थे। अर्थात प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के यश की प्रशंसा नदियां भी कलकल की ध्वनि करते हुए रात दिन सुनाती थी। अगली दो पंक्तियां देखिए। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, यानी कवि इस खंड की अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे भारतवासियों, यदि तुम अपने पूर्वजों के चरण चिन्ह यानी पैरों के निशान ढूंढोगे तो तुम्हें इन्हीं नदियों के किनारे पूर्वजों के चरण चिन्ह यानी पैरों के निशान आसानी से मिल जाएंगे या पाओगे। यह सब देखकर कवि को ऐसा लगता है कि यदि कोई जाकर प्रमाण के रूप में ढूंढे तो हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह आज भी इन्हीं नदियों और समुद्री तटों पर मिल जाएंगे। आशा करता हूं इस व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। असुविधा होने पर पंक्तियों के साथ साथ व्याख्या को भी पढ़िएगा। आइए अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मात्रिक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण रूपक उपमेय में उपमान की समानता होने के कारण उपमा तथा अ, ण, च आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आइए अब मैं इस वीडियो की जो अंतिम स्टैंजा है यानी फोर्थ स्टैंजा की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, परंतु उसके पहले मैं इस स्टैंजा को पढ़ता हूं। फोर्थ स्टैंजा। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी
अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। कविता लंबी होने की वजह से कठिन शब्द तो हैं ही, चलिए मैं उसका अर्थ आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, वासी यानी रहने वाला या निवासी, अनुराग यानी प्रेम, अलौकिक यानी अपार, जैसा इस लोक में न हो, ध्रुववासी यानी शीतल प्रदेश में रहने वाला, हिम यानी बर्फ, तम यानी अंधेरा, निछावर यानी न्योछावर करना या बलिदान कर देना। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया था। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि प्रत्येक देशवासी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। जो सच्चा देशभक्त होता है आवश्यकता पड़ने पर अपने देश के लिए अपना सब कुछ हंसते हुए न्योछावर कर देता है। यही नहीं, देश से प्रेम करने वाला अपनी मातृभूमि पर रहकर ही सभी प्रकार के कष्टों को सहते हैं और उसके प्रति एक अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। उसकी रक्षा के लिए वे अपने प्राणों को भी हंसते हुए त्याग देते हैं। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं। पहले की भांति मैं केवल दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं। आप जानते ही हैं यह एक बहुत ही लंबी कविता है तथा थोड़ी सी कठिन भी है, इसलिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं। व्याख्या: विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, यानी कवि देशवासियों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए कहते हैं कि विश्व में ऐसे अनेक देश हैं जहां अनगिनत लोग रहते हैं, परंतु उनका जीवन सामान्य भारतीयों की तरह बिल्कुल नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि उनका जीवन भारतीयों की अपेक्षा बहुत ही कष्टदायक है, संघर्षपूर्ण है तथा दुख से भरा हुआ है। फिर भी वे अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्यार करते हैं, कारण वे जानते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात मित्र, धान्य आदि का संसार में बहुत महत्व है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है और यही सोचकर वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ हंसते हुए न्योछावर कर देते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश इसका एक सुंदर उदाहरण है। कवि विषुवत रेखीय प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भूमध्य रेखा के समीप रहने वाले लोग बहुत ही कष्टमय जीवन जीते हैं, कारण यह एक उष्ण जलवायु वाला देश है। यह एक ऐसा भूभाग है जहां अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जैसे उदाहरण के तौर पर कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालद्वीप या मालदीप, इंडोनेशिया आदि आदि। प्रतिदिन असहनीय गर्मी पड़ने के कारण यहाँ के लोग हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है। अगली दो पंक्तियां देखिए। रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। पंक्तियां बिल्कुल सीधी सादी है, यानी कवि कहते हैं कि फिर भी असहनीय
गर्मी पड़ने के कारण वे अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। वे ऐसे हालात में भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पसंद नहीं करते हैं जहां कम गर्मी पड़ती हो, अर्थात वे शीतल स्थान पर जाकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और न ही कभी किसी दूर अन्यत्र जगह पर जाकर बसने की कभी बात सोचते हैं। कारण वे अपनी मातृभूमि से अपार स्नेह करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। यही कारण है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने पर भी अपनी मातृभूमि को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। अगली पंक्तियां देखिए। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। कवि मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए दो उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। पहली पंक्तियों में हमने देखा कवि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करते हैं, परंतु अगली पंक्तियों में कवि ध्रुव प्रदेश की बात कहते हैं। कवि कहते हैं कि ठीक इसके विपरीत ध्रुव प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश में जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, यानी शीतल प्रदेश जहां पर लगभग 12 महीने असहनीय सर्दी या ठंड पड़ती है तथा यहां हर समय बर्फ जमी रहती है, वहां घने कोहरे और धुंध के कारण कई बार दिन में भी रात्रि के हो जाने जैसा भ्रम होने लगता है। यही नहीं, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 6 महीने की रात और 6 महीनों का दिन होता है। जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड आदि आदि, ये जैसे उदाहरण हैं। अतः यहाँ के निवासी भीषण ठंड के कारण कांपते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात यहाँ के निवासी अनेकानेक जीवन की यातनाओं एवं प्राकृतिक विपदाओं को सहते हुए कांप कांप कर अपना जीवन इसी प्रदेश में व्यतीत करना पसंद करते हैं, परंतु अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगली पंक्तियां देखिए। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, यानी कवि कहते हैं कि यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके मन में अपने देश और जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम होता है। वे अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। अतः वे ऐसे हालात में भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्य जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जहां कम सर्दी पड़ती हो, अर्थात वे कम ठंड पड़ने वाले स्थान पर जाकर बसना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और न ही कभी किसी दूर अन्यत्र जगह पर जाकर बसने की बात सोचते हैं। कारण वे अपनी मातृभूमि से अपार स्नेह करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखते हैं। कारण वे अपनी मातृभूमि से अपार स्नेह करते हैं। वे अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी हंसते हुए न्यौछावर कर देते हैं। दरअसल यही सच्चे देश प्रेमी की
पहचान होती है। कवि ने यहाँ अप्रत्यक्ष विषुवत रेखीय प्रदेश और ध्रुव प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश की कठिनाइयों का उदाहरण देकर हमें यहाँ यही बतलाने का प्रयास किया है कि इतने कष्ट सहकर भी वे लोग अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं तथा उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतः हम भारतवासियों को भी चाहिए कि वे भी अपनी मातृभूमि से उतना ही प्रेम करें जितना प्रेम वे करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे जिस प्रकार अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश के निवासी या ध्रुव प्रदेश के निवासी जिस प्रकार अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी उतना ही प्रेम अपने देश से करना चाहिए। चाहे हमें कष्ट मिले या सुख मिले, फिर भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कारण हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात मित्र, धान्य आदि का इस संसार में बहुत अधिक महत्व होता है, किंतु माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। यानी अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर हंसते हुए कर देना चाहिए। चलिए अंत में एक बार पुनः विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश की भाषा सरल, सरस तथा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है। यह ओज गुण से परिपूर्ण तथा वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति है। यहाँ मातृक छंद है। उपर्युक्त पद्यांश में हाफ हाफ और कांप कांप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा अ, म, व आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।